नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट के द्वारा किए गए मध्यवर्गीय परिवार के राहत के बारे में। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमान से, क्या ये बजट दिल्ली चुनाव को प्रभावित करेगा? साथ ही साथ जिस तरह से बजट के माध्यम से बिहार के लिए कुछ विशेष योजनाएँ लाई गई हैं, क्या बिहार के आगामी इलेक्शन को भी प्रभावित करेगा? खास तौर पे क्या ये बजट देश के अंदर बढ़ती महंगाई को रोकने में सफल हो पाएगा? इन्हीं सभी विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान सुरेश जी से और जानने की कोशिश करेंगे उनकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर क्या है। तीन चार चीज पे है बिलाल जी, इस बजट का जो इम्पैक्ट रहेगा। आप जैसे बताए कि दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ 3 दिन बचे प्रचार के लिए और उसके बाद इलेक्शन 5 तारीख को होगा। तो पक्का है कि दिल्ली इलेक्शन के ऊपर जो मिडिल क्लास का इम्पैक्ट है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं जो सर्विंग है और रिटायर्ड वाले भी हैं। तो इनके लिए तो ये बजट एक राहत का है, क्योंकि 12 लाख तक जो इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। अगर वो 15 तक करते तो और थोड़ा इम्पैक्ट होता, लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, एक ही बात है कि भारत के सिर्फ 1% या 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। एक्चुअली अभी लेटेस्ट फिगर के प्रकार वो तकरीबन 3 तक जा रहा है, लेकिन उसमें 1% लोग रिफंड अप्लाई करते हैं। तो टेक्निकली गवर्नमेंट को 2% लोगों से इनकम टैक्स मिलता है। लेकिन अगर ये इनकम टैक्स का अगर टोटल वॉल्यूम में देखें, अगर आप 100 रुपए के हिसाब करेंगे, 100 रुपए में तकरीबन 25 से 26 रुपए 27 रुपए तक इनकम टैक्स से आता है, जो सिर्फ ये 2% लोग देते हैं। तो भारत के सिर्फ 3% 3 करोड़ या 4 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, उससे 27% का इनकम टैक्स टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसमें ज्यादातर टॉप ब्रैकेट में होता है जो 30% के ऊपर जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एम्प्लॉय अगर देखा जाए तो उसका अगर तनख्वाह 1 लाख तक है महीने में, तो उनको बहुत बड़ी राहत रहेगी। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए भी है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर दोनों के इनकम मिलाया जाए, अगर वो 24 लाख भी हो जाए या इवन 20 लाख तक हो जाए, उनको भी राहत है। दूसरी बात जो है, हम देख रहे हैं कि ये बजट में राहत और एमएसएमई सेक्टर को दिया गया, स्टार्टअप सेक्टर को दिया गया, जो नॉर्मल है। लेकिन जो सबसे बड़ी चेंज आने वाली है वो इलेक्शन के बाद आएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के जो लॉज बदले जा रहे हैं, वो 8 तारीख को शायद आएगा पार्लियामेंट में, 7 या 8 तारीख को। क्योंकि उसमें पूरे बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स रूल्स हमारे पास है, ये ब्रिटिश जमाने के हैं। तो उसको टोटली बदला जा रहा है। और गवर्नमेंट को जो टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं, गवर्नमेंट की टैक्स टेररिज्म चल रहा है। गवर्नमेंट हाथ धो के पड़े हुए हैं लोगों के पीछे। आपको पता है, हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, बिलाल साहब, उसमें 24,000 ऐसे इंस्टेंसेस है जहां आप और मुझे भी अरेस्ट कर सकते हैं। जी। 24,000 छोटे छोटे हम्म। चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट हमें अरेस्ट कर सकता है। कोई जी। देखा नहीं कि इसकी ये काम आता है कि नहीं काम आता है। आज मैं एक राज्यसभा मेंबर के साथ बैठा हुआ था हैदराबाद में, जो बता रहे थे कि जो पोस्ट ऑफिस के जो फॉर्म्स होते हैं, एक पोस्ट ऑफिस में तकरीबन 35 फॉर्म होते हैं, उसमें 27 फॉर्म काम का ही नहीं है। कोई काम का नहीं है, हम्म। लेकिन वो फॉर्म है, हम्म। भरना पड़ता है। क्यों? कोई जी। पूछा नहीं आज तक। तो निर्मला सीतारमन जो बजट आज ने पेश किया, जो 8वीं बजट है उनका, लोग बहुत सारे लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। आपको पता है, पॉपकॉर्न का इश्यू से लेकर यूज कार चल रहा था। लोगों को समझना चाहिए कि निर्मला सीतारमन जी बैठ के अपने आप बजट नहीं लिखते। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एटलीस्ट कैबिनेट कमेटी जो फाइनेंशियल अफेयर्स के है, उनका होता है, प्राइमरी प्राइम मिनिस्टर का होता है, उनका एक विजन होता है। वो 7 या 8 महीने पहले बुलाते हैं उनको और बोलते हैं कि देखिए बजट क्या बनाने वाले। और इस बार हमको पता है कि निर्मला सीतारमन जी लास्ट बजट जो प्रेस करे थे वो जुलाई में आया था, और हम अभी बात कर रहे हैं जनवरी फर्स्ट वीक। तो उनके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम था कि दूसरा बजट आ गया। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन आया था, इसके लिए पहले इंटरिम बजट आया, उसके बाद फाइनल बजट आया। तो 6 महीने का जो जी। जो परफॉर्मेंस है, जो 6.3 या 6.4 जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल डेफिसिट जो कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, उसमें जो जो अंतर होता है, वो भी रेवेन्यू डेफिसिट के साथ गवर्नमेंट टारगेट पे मीट कर रही है। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जी। कभी भी जी। गवर्नमेंट लेकिन के पास लेकिन अगर सुरेश जी, ये तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। मैं आपसे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पॉलिटिक्स को जीते भी हैं, एक पत्रकार होने के नाते आप पूरी व्यवस्था को भी जानते हैं। बिहार को लेकर जिस तरह से बहुत सारी योजनाएं सामने आई हैं, जिसमें पटना एयरपोर्ट
की क्षमता बढ़ाने की बात है, मिथिलांचल में सिंचाई योजना देने की बात है, भगवान बुद्ध गया के जीवन स्थली को एक टूरिज्म प्लेस में कन्वर्ट करने की बात है। साथ ही साथ मखाना जो होता है, जो खास तौर से बिहार में इसकी खेती होती है, उसके प्रोजेक्ट को बढ़ाने की बात है। मखाना बोर्ड बनाने की बात है। वहीं बिहार के अंदर राष्ट्रीय उद्यमी एक संस्था है, उसको स्थापित करने की बात है। आईआईटी पटना को एक नई नई फाइनेंशियल हेल्प देने की बात है। तो इतनी सारी चीजें बिहार की तरफ मोड़ दी गई हैं। क्या कारण है? क्या नीतीश बाबू नाराज थे, या नीतीश बाबू को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है, या बिहार के आगामी चुनाव पे नजर है? चुनाव पे नजर है। लोग भूल गए हैं कि जो वेरी ट्रू। जुलाई का बजट जो आया था, उस बजट में सारा फोकस आंध्र प्रदेश के ऊपर था। आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं था, लेकिन क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी जो एनडीए के एक मेन घटक दल है, उनको खुश रखने के लिए, या उनके पास जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, जो जगन के टाइम पे पड़ा हुआ था, जो जगन मुख्यमंत्री थे, दो टाइम से जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस है, पोलावरम का हो या स्टील प्लांट का, जो वैजाग स्टील प्लांट के जो इश्यूज है उनके बारे में हो, ये सारी चीज चल रहे थे। तो हमने देखा कि जो 2024 के बजट में हुआ था, उसमें आंध्र प्रदेश को बहुत सारे इसलिए ये बात देखिए, कुछ आवाज नहीं कर रही कोई आंध्र प्रदेश की तरफ से कि हमको क्या नहीं मिला अभी तक, और दे चुके हैं ऑलरेडी, वो वर मिल गया जी उनको। अब बिहार की बारी है। अब देखिए, आप आईआईटी पटना के बारे में भूल गए, वहां भी एक अपग्रेडेशन चल रहा है आईआईटी पटना का। और आप जो कोसी के बारे में बात करते हैं, कोसी जो कनाल है उसके बारे में आप बात करते हैं, कोसी कनाल प्रोजेक्ट जो मिथिलांचल रीजन में जाता है। हाँ, जब जब इलेक्शन आती है तो हम देखते हैं कि कभी भी मोदी जी रिबन काटने जाते हैं, वो करेक्ट ऐसे रिबन काटते हैं कि जैसे लास्ट रिबन काट दिया इलेक्शन कमीशन, रिजल्ट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है कि चलो भाई ये स्केड्यूल है इलेक्शन का। ये हमने महाराष्ट्र में देखा था कि उनको पता है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन बाद में होगा, तो पहले बाद में इलेक्शन करेंगे। जब तक वो जो भी स्कीम चलना था, जो लड़की एक उसका लड़की बहना जो भी थी, वो स्कीम निकल गया था, तो उसका इम्पैक्ट भी क्रिएट हो गया। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। इसलिए ये बोलते हैं कि अब देखिए, अब अगला इलेक्शन में, अगला जब बजट आएगा तो यूपी को शायद मिलेगा, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आ रहा है। भारत में हर जगह हर दिन इलेक्शन चलता रहता है, ऐसा कहीं नहीं है कि इलेक्शन, इसलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे कोई गलती नहीं लग रहा, क्योंकि कभी भी लोग बोलते हैं कि बिहार कभी डेवलप ही नहीं हुआ। बिहार, हम जब हम्म, बीमारू स्टेट की बात करते हैं तो बिहार का नाम उसमें आ जाता है, जी उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता है। तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अब ये देखिए, अब साउथ वाला स्टेट्स क्या मांगेंगे उन लोग, बहुत सारे। अब हमको एक बात रखना याद रखना चाहिए बिलाल जी, हम इसमें कहाँ रेलवे बजट के बारे में कहाँ बात किया हमने। रेलवे के बजट तो हम्म, यूनियन बजट के अंदर आ गया। उसका जो फाइन जी प्रिंट है शायद अश्विनी वैष्णव जी आज या कल बताएंगे। रेलवे के प्रोजेक्ट जी कितने वंदे भारत आने वाले, कितने रेल डबलिंग ट्रैक होने वाले, कितने इलेक्ट्रिफिकेशन तो खत्म हो गया, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन भारत है, और कितने कवच लगने वाले हैं। थी ये जो जी एक्सपेंडिचर बजट का सबसे बड़ा जो रोमांस था, वो निकल गया कब का, कब जब जीएसटी बन गया। क्योंकि जीएसटी के बाद जो जी सेल्स टैक्स है वो जीएसटी के अंदर आ गया। उसके बाद बचा जी क्या है फिर? थोड़ा सा इनकम टैक्स बच गया, थोड़ा सा वो बाकी जो छोटे मोटे टैक्सेस है वो बच गए। इससे पहले दारू को पकड़ते थे, उसका सिगरेट को पकड़ते थे, उसके ऊपर लगाओ टैक्स, कोई कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। जी लेकिन अभी क्या है, जब से जीएसटी आ गया, ये जो बजट का जो सस्पेंस है, मुझे अभी भी याद है जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा था, बहुत 18 साल काम कर चुका हूँ। उसमें जब पहले जब बजट आती थी, हमको हैदराबाद में प्रिंटिंग नहीं था, हमको कॉपीज मुंबई से आती थी इकोनॉमिक टाइम्स का। तो हम्म, पहले एक हफ्ते पहले से हम उसका बुकिंग लेते थे। तो हर दिन अगर जी वो जी टाइम पे हमारे पास 5,000 कॉपी बिकते थे इकोनॉमिक टाइम डेली, बजट के दिन और जो इकोनॉमिक सर्वे उससे पहले आता था, वो दिन हमारे पास 25 से 26,000, 30,000 कॉपी बिकते थे, और लोग ऑफिस जी के बाहर लाइन लगाते थे। वो डोमेन जी चला गया। अभी अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी कल हम्म, इकोनॉमिक सर्वे है, क्या हुआ, बात किया, उन्होंने बताया कि ये हो रहा है, ये होने वाला, जीडीपी इतने होने वाला, हम वो करने वाले, हम ये करने वाले, एक सर्वे बता दिया जो हो गया। जो कहते हैं ना, जी जो मर गया बंदा उसका क्या क्या एस्ट्रोलॉजी क्या करेंगे, वो तो गुजर गया कैसे भी, तो उसका कुछ नहीं कर जी सकते। तो उसका क्या कुंडली निकालेंगे आप, जो गुजर गए, तो जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। लेकिन जो आगे का है, जो हमने देख रहे हैं, आपने बिहार के बारे में कहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट करना है वो ऑफ प्लान होता है, बजट का पार्ट नहीं होता। जी और हमको पता भी नहीं जी चलता कि कौन सा फाइन प्रिंट में किसको 2 करोड़ दिया, किसको 5 करोड़ दिया। पॉलिटिक्स है, इसमें कोई शक नहीं। आपने जी जैसे कहा, अब दिल्ली के बारे में कह रहे हैं, अब दिल्ली के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो तो खुश होंगे या थोड़े नाराज होंगे अभी भी। और उसके बाद बिहार को आ गया। अब देखिए, बिहार के बारे में रोएंगे तो बाजू में झारखंड वाले रोएंगे, हमको कुछ नहीं मिला। आपका इलेक्शन आ गया तो जी आपको जी मिलेगा, सबको मिलेगा। भगवान शिव सबको वर देते हैं, नो प्रॉब्लम। वर जो भी देते हैं वो सबको दे जी देते हैं जी कि ले जाओ जो भी करना है। जी भस्मासुर को भी दिया था।
जी, जी, जी। तो सुरेश जी, आप असल में आपको लोग पसंद ही इसीलिए करते हैं क्योंकि आप साफ गोई से बात करते हैं। आपने साफ साफ बिल्कुल अंदाज में बता दिया कि जो बजट के जो डायवर्जन बिहार के लिए हुआ, ये वास्तव में राजनीति के लिए, और इसमें कोई बुराई नहीं। जब राजनीति कर रहा है आदमी तो उसको राजनीति भी करनी चाहिए। आपने आपने आंध्र का भी उदाहरण दिया कि उनको पहले ही बहुत कुछ दिया जा चुका है। दिल्ली में भी कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। आपका ये भी कहना है कि अगर ये 15 लाख तक की छूट मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अब जो 12 लाख तक की छूट दी गई है, 12 लाख रुपए तक का आपको सालाना आय पर किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं देना, मध्य वर्गीय परिवार को यकीनन एक राहत जरूर है। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि महंगाई को नियंत्रण करने में सफल हो पाएगा इसके माध्यम से, जो एक मिडिल क्लास को सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश की गई? सी इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो लास्ट 5 साल में इन्फ्लेशन कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। फूड इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, जो हमारे तरकारी, जो आलू है, प्याज है, टमाटर है, इसका प्राइस वेरी होता है, फूड इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। लेकिन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है, अगर हम पेट्रोल की तरफ से देखा जाए या बाकी चीजों की तरफ से देखा, जो बकेट ऑफ आइटम्स होते हैं उसमें, वो स्टेडी है, वो कहीं ऊपर नहीं गया। लोग कहते हैं महंगा महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन का फिगर्स देखें तो वो स्टडी है। इसके लिए कल जो रिपोर्ट आया था इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी कहा कि इन्फ्लेशन, लेकिन वरी क्या है कि जो जो हम डर रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा। आपको पता है कभी कभी टमाटर 1 रुपए में बिकता है हैदराबाद में, 50 पैसे बिकता है किलो, फिर वो 50 रुपए तक जाता है। तो जो वेदर होता है, जो पैटर्न होता है, जो बारिश के सीजन होता है, और जो लासनगांव महाराष्ट्र वहां से जो प्याज निकलते हैं या आलू और कहीं से निकलते हैं, तो इनका जो कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के पास, उसके ऊपर फूड इन्फ्लेशन का बहुत होता है। आपको पता है प्याज के कारण इलेक्शन हार चुके गवर्नमेंट भी हमारे पास। तो गवर्नमेंट को जी, जी, वो नॉन फूड इन्फ्लेशन का ज्यादा डर नहीं है। आप कल 120 रुपए भी पेट्रोल लगा दीजिए, लोग फिर भी खरीदेंगे पेट्रोल। कोई पेट्रोल का जी, जी, बंद नहीं करेगा, कोई गाड़ी बंद नहीं करेगा। लेकिन जो फूड जी, इन्फ्लेशन है, जी, हमको उस बात पे पूरी निगरानी रखनी होगी गवर्नमेंट को। लेकिन उसमें गवर्नमेंट के पास बहुत बहुत कम क्या कहते हैं एवेन्यूज है रोकने के लिए। जाकि की प्राइस इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर प्याज के रेट बढ़ गया तो वो 1,000 टन प्याज निकाल देंगे मार्केट में, उनके पास जो नाफेड के पास जो स्टोरेज होता है उसमें निकाल देते हैं। लेकिन हम दिल्ली का इलेक्शन देखना चाहिए कि दिल्ली के इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि केजरीवाल इश्यूज से हटके अभी यमुना के पानी के बारे में बोल रहे थे। पता नहीं आज क्या बोलेंगे कि दिल्ली को कुछ मिला ही नहीं, दिल्ली के बारे में कुछ दिया नहीं, क्योंकि तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए बजट में, तो इसलिए नहीं बोले। लेकिन केजरीवाल वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे निर्मला सीतारामन जी कुछ नहीं दिया दिल्ली के लिए, पूरा बिहार के लिए दे दिया। तो मैं यही कर रहा हूँ, फिर बात यही दोहराना चाहता हूँ कि अगर बिहार के पास कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है, जैसे कोसी का कैनाल प्रोजेक्ट है, उसको मिथिलांचल एरिया में करना है, तो कोई गलती नहीं है, वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो 1 साल में खत्म नहीं होगा। ये 5 से 6 5 से 7 साल तक चलेंगे प्रोजेक्ट ऐसे। लेकिन उसका अनाउंसमेंट हो गया, एक बजट दे देते हैं उसको। अब आप रेलवे ट्रैक की बात कीजिए, आपको याद है जब रेलवे बजट बनती थी, जो भी रेलवे मंत्री थे, जो अब्दुल गनी खान चौधरी से लेके ममता बनर्जी से लेके लालू से लेके जो भी हो, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से गाड़ी चलती थी, 3 4 नए गाड़ी लग जाते जी, थे। तो यही तो जी, जी, पॉलिटिक्स है। लेकिन वो तो आजकल नहीं हो रहा है। आजकल तो ऐसा कोई अश्विनी वैष्णव के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से कोई गाड़ी नहीं चल रहा, क्योंकि वो तो है एक जगह से, लेकिन राज्यसभा इलेक्शन और कहीं से जीते थे वो। तो हमको यही देखना है कि जी, बजट का जो रोमांस है वो चला गया। इसलिए देखिए बजट आजकल, वो आज का चला बजट गया। कितना था, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा चला बस। ज्यादा कुछ जी, हंगामा जी, नहीं है। बजट हुआ, जी, हो बिल्कुल गया, ठीक कह रहे खत्म हो हैं। गया। मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा सुरेश जी, क्योंकि आपको दूसरी डिबेट में भी जाना है। बजट की एक ऐसी कोई महत्वपूर्ण अच्छाई जो देश हित में आपको लगती है, और एक ऐसी कमजोरी जो सरकार को प्रभावित कर। मुझे एक तो लगता है कि अगले 5 साल में गवर्नमेंट को हर साल 2 करोड़ नौकरी लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो 21 साल से ज्यादा लोग जो जॉब मार्केट में आएंगे, उनको वो लोग आएंगे मार्केट में, उनके पास होना चाहिए। हमारे पास, मैं अभी भी आज सुबह से कर रहा हूँ डिबेट में, अगर हैदराबाद में अगर हमारे पास एक एरिया अमीरपेट, जहाँ भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, अगर वहां पत्थर भी फेंके तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर जाके गिरेगा वहां, उतना भीड़ रहता है वहां। लेकिन आप एक कारपेंटर को बुलाइए उसी एरिया में, या एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, या एक कोई एयर कंडीशनिंग, कोई नहीं मिलेगा आपको। वो बोलेगा 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे। ये हाल है भारत का। सबको एयर कंडीशन ऑफिस में बैठना है। भारत के पास एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। हमारे पास जो कारीगरी करने वाले सबको नहीं मिल रहे। हमको जब प्रधानमंत्री कौशल योजना हुआ था, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट हुआ था, उसको और बढ़ाना चाहिए बिलाल जी, बहुत काम है उस पर। क्योंकि गवर्नमेंट का जो कंसंट्रेशन है उस पर होना चाहिए।
उनका तनख्वाह बढ़ना चाहिए, उनको 20-25 हज़ार रुपए महीने में मिलेंगे तो वो रहेंगे। दूसरी बात मुझे जो डिसअपॉइंटिंग लगा, निर्मला जी ने बताया कि हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे छोटे-छोटे टाउन में। ये कल मोहनदास पै साहब ने भी एक वीडियो में बताया था। ये करना चाहिए क्योंकि लोग जो माइग्रेशन करते हैं, जो हमारे पास भारत में जो खेती करते हैं, वो तकरीबन 50% लोग यही इंडस्ट्री में है, दैट इज एग्रीकल्चर फील्ड में खेती बाड़ी करते हैं। जी, उसमें 70% तक महिलाएं हैं। आपके पास 50% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उसमें 70% महिलाएं हैं। तो बाकी जी, मेल पॉपुलेशन कहाँ गया? वो सिटीज को माइग्रेट कर रहे हैं। उन वो महिलाओं के बीवी, उनके बीवी बच्चों को छोड़ के वो सिटी में आ रहे हैं। हम देखते हैं मुंबई जैसा शहर और दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे लोग बिहार यूपी से आते हैं, उनके फैमिली को छोड़ देते हैं जहां वो गांव में ही। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप वही हुँ, डिस्ट्रिक्ट्स में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कंपनी सेटअप करें और वहां आप टैक्स इंसेंटिव्स दें, वहीं कंपनी चलाएं, तब आपको होगा। गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेसी है बिलाल साहब, ये जाएगा नहीं इतना जल्दी। अंग्रेज गए लेकिन अपने औलाद छोड़ गए, यही हाल है। लेकिन ये होने वाला है कि अगर वो अपना ब्यूरोक्रेसी को आपको कम करना है, जैसे ट्रम्प कर रहे हैं यूएस में, हमको यहाँ भी होना जी, चाहिए। हमारे ब्यूरोक्रेसी हर चीज के लिए पॉपकॉर्न के ऊपर 3 तरह के जीएसटी लगाते हैं। निर्मला जी नहीं करते हैं काम, ये ब्यूरोक्रेसी का काम हुँ, है। इनको हुँ, इनको रोकने का बहुत गवर्नमेंट के पास अभी भी क्या कहते हैं, कोई प्लान नहीं है। ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करता है। आपको पता है बीबीसी का एक फेमस सीरीज हुआ करता था, यस मिनिस्टर। उसे पता है कि यस, वो यस, जो सेक्रेटरीज थे वो मंत्री जी को चलाते थे। मंत्री जी को कुछ पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। ये भारत देश में भी यही हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी का जो जी, पकड़ है गवर्नमेंट पे, उसको बिल्कुल गवर्नमेंट ढीला करना चाहिए। उसको बहुत सारे लोगों को रिटायर करके घर भेजना चाहिए। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बहुत ईजी करना चाहिए। ये नहीं कर रहा हूँ कि हायर एंड फायर करो, कि आज आज रिक्रूट करो कल फायरिंग करो, वो नहीं होगा। भारत देश भारत अमेरिका नहीं है। लेकिन बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है। आप नंबर छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे देखिए। वो बहुत बहुत जी, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बहुत बढ़ाना है। नहीं तो दिल्ली जैसा सिचुएशन, आप जहाँ रहते हैं, जो साल में 3 4 4 महीने आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये हाल है। इसको जी, ठीक करने की जरूरत है विराट साहब। जी, जी। सुरेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संदेश की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको आप हिंदी में नौकरशाही भी बोलते हैं, उस पर एक नियंत्रण की ज़रूरत है और ये निरंतर नियंत्रण भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आगामी समय के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने चाहिए, ताकि ग्रामीण लोगों को वहीं के वहीं रोज़गार मिल सके और पलायन जैसी समस्या से हमें छुटकारा मिल सके। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बजट के माध्यम से, चाहे वो बिहार को पैकेज में लो या दिल्ली, जो इनकम टैक्स में राहत है, चाहे वो भले ही दिल्ली वालों को छूती हो, भाती हो, लेकिन ये राजनीति है, ये इसी तरह चलती रहती है। राजनीति ही देश की हर चीज़ को नियंत्रण करती है। सूरज जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सभी प्लेटफ़ॉर्म पे इसको शेयर करते रहें। अपने विचार हमें अपने कमेंट बॉक्स में प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।